नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। कई बार हम किस तरह से खतरे को समझ पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि किसी भी समस्या का सामना हम कैसे कर पाएंगे। ठीक ऐसा कुछ बीमारियों के साथ भी होता है। टीबी यानी तपेदिक रोग, जिससे आमतौर पर सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसका रूप कितना गंभीर हो सकता है और कब ये एक संक्रामक रूप ले सकती है, कौन सी प्रकार की टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में जानना जरूरी है। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे टीबी के खतरे के बारे में और जिस प्रकार से हम सभी के सामने एक लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का, कैसे इस लक्ष्य को तय किया जा रहा है और क्या है रास्ता आगे का, जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सौरभ मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इनके जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस और स्लीप मेडिसिन। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर हेमा गुप्ता मित्तल, इंचार्ज डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, यूरोपियन डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक एलर्जी एंड अस्थमा, कॉम्प्रिहेंसिव स्लीप मेडिसिन कोर्स, स्पेशल ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी फ्रॉम एम्स एंड इनके स्पेशल इंटरेस्ट हैं पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन, इन्फेक्शंस एंड न्यूट्रिशन। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर विनय गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सेंट्रल टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज के डिस्कशन में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीबी एक ऐसा रोग है जब वो फेफड़ों में होता है यानी पल्मोनरी टीबी होती है तो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसलिए आवश्यक है कि टीबी के लक्षणों की जल्द पहचान की जाए और सही इलाज लिया जाए। आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया किस तरह से एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है और क्या होता है इसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर और स्वास्थ्य पर। टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण फैलता है। आमतौर पर तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग जैसे रीढ़, गुर्दे या मस्तिष्क भी टीबी रोग से प्रभावित हो सकते हैं। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में हवा के माध्यम से फैलता है। जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो उसके मुंह या नाक से निकली बूंदों में ये जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और आसपास रहने वाले किसी स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में पहुंचकर ये जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जीवन काल में कभी भी उसे रोगग्रस्त कर सकते हैं। अधिकतर लोग जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु हो वो सभी तपेदिक रोग से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में टीबी होने का खतरा बना रहता है और कभी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अधिकांश लोग जो तपेदिक से संक्रमित होते हैं परंतु वे बीमार नहीं होते, उन्हें अप्रत्यक्ष तपेदिक होती है यानी लेटेंट टीबी, और वो संक्रामक भी नहीं होते। लेकिन जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं और वो सक्रिय तपेदिक के रोगी हो, वो दूसरे लोगों में ये रोग फैला सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण पाए जाएं, तो आवश्यक है कि वो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाए और ये जाने कि कहीं वो टीबी रोग से संक्रमित तो नहीं। जल्द पहचान और सही उपचार से टीबी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यदि टीबी का इलाज पूरा न लिया जाए या बीच में ही छूट जाए तो एक सामान्य टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल सकती है और टीबी की दवाओं का असर कम या दवाएं बेअसर हो सकती हैं। टीबी के लक्षणों को लेकर सतर्क रहें
और इससे बचाव के लिए उचित सावधानी रखें, जिससे टीबी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। टीबी रोग के लक्षणों को लेकर जागरूकता और ये समझना कि कैसे इसके संक्रमण से बचाव किया जा सकता है एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है इस संक्रमण को रोकने के लिए और इससे खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए। किस तरह से होता है इसका इलाज और क्या कुछ है जानने के लिए ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं या हमारे से फोन पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097031 एंड 23097655 और दूसरा नंबर 23387031। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं विशेषज्ञों से तपेदिक यानी टीबी रोग का खतरा कितना बड़ा है और इससे बचाव कैसे करना है। सबसे पहले डॉक्टर विनय गर्ग आपसे समझना चाहेंगे, तपेदिक की जब बात आती है कहाँ तक अब हमारा जो सफ़र है वो पहुँचे हैं हम, और एक जो लक्ष्य सभी के सामने रखा गया है टीबी उन्मूलन का, यानी देश को टीबी से मुक्त कराने का, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद। टीबी का खतरा हम सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। हम भारतवर्ष के लगभग 30-40% लोगों के अंदर या उससे भी ज़्यादा के अंदर पहले ही टीबी के कीटाणु हैं जो एक डॉर्मेंट स्थिति में रहते हैं, और कोई ऐसी स्थिति आए जैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, हमारा पोषण कम हुआ, हम किसी और रोग से ग्रसित हुए, तो वह टीबी के कीटाणु अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं और हम तब टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज की बात करें तो इस वक्त जो हम मेज़र करते हैं कि लगभग 200 या 195 अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ तो हमारी एक इंसिडेंस है पर लाख पॉपुलेशन की। 195 हमें हर साल नए केसेस मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के हर प्रति लाख पॉपुलेशन पे। तो यह नंबर हम काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमने 2015 से जब अपनी तुलना करें तो हमारा ये नंबर 237-240 के करीब हुआ करता था, जो अब 195 है। तो लगभग 15-20% की हमने इसमें अचीवमेंट की है और कम केसेस आ रहे हैं। और इसी तरीके से मोर्टेलिटी है, यानी कि जिस टीबी की वजह से जो मृत्यु होती है इसकी वजह से जी, तो 2015 में वह संख्या 28 प्रति लाख हुआ करती थी, जो अब घट करके 22 के करीब है। तो हालांकि हमने तरक्की करी है, पर हमारा जो टारगेट है वो इसको और कम करने का है, जो लगभग 47 प्रति लाख तक इंसिडेंस यानी कि नए केसों का नंबर और 3 प्रति लाख मृत्यु का नंबर जो प्रति लाख रहेगा जी। तो इस पे हमें आने की चेष्टा करनी है, जो हम धीरे धीरे समय के साथ आएंगे। सभी एफर्ट्स उस दिशा में चल रहे हैं जी। डॉक्टर सौरभ, किस तरह से समझाना चाहेंगे टीबी का संक्रमण कितना घातक सिद्ध हो सकता है और क्यों आवश्यकता है इसके बारे में सभी को समझने की? क्योंकि एक समय था जब ये माना जाता था कि जो टीबी रोग है वो सिर्फ उन जगहों पर होगा जहां बहुत गंदगी रहती है या गरीब लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन आजकल चाहे मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए, हर वर्ग का व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। अगर हम देखें तो टीबी पहले ये माना जाता था कि सिर्फ गरीबी की और भीड़ भाड़ की बीमारी है, जिस वजह से कहते थे कि जिन देशों में टीबी है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं जी। अभी क्या हुआ है कि टीबी की जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अगर हम देखें तो टीबी का नंबर तो कम हुआ है, टीबी से डेथ्स भी कम हुई हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो टीबी के लक्षण हैं वो टाइम से पहचानें और उनके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। परेशानी क्या है कि आजकल हमारे देश में शुगर या डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि हर मरीज़ जो 30 या 35 साल से ऊपर का है उसको या तो प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। जैसे ही आपको डायबिटीज़ होती है आपको टीबी होने का खतरा काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस उनकी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से या उनको स्मोकिंग की वजह से कोई COPD बीमारी है, सांस की बीमारी है,
उसमें टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों में या बुजुर्गों में मेल न्यूट्रिशन या फिर कि पोषण कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम कुछ आजकल क्या हुआ है कि हमारा मेडिकल हेल्थ और मेडिकल सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मरीज़ों को देते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ट्रांसप्लांट मरीज़ होते हैं। उन सब मरीज़ों में जब दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो उसकी वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो पहले सिर्फ मेल न्यूट्रिशन या ओवर क्राउडिंग की वजह से मानते थे टीबी, आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी है और आपको लंबे समय से खांसी है, बलगम है, बुखार है, वज़न कम होना, तो आपको उन लक्षणों की जांच करानी चाहिए ताकि अगर आपको टीबी की बीमारी है तो उसका टाइम से पता चल सके और उसका पूरा इलाज किया जा सके। जी, और ये करना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, ऐसी तमाम स्थितियों में टीबी का संक्रमण बढ़ के आता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो सुप्त अवस्था में हमारे शरीर में होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि टीबी एक ऐसा संक्रमण है जो श्वसन माध्यम से फैलता है, इसलिए अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक इसके खतरे को कम किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम लखनऊ, चेयरमैन नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। His expertise are in COPD, asthma, allergy, lung cancer, sleep apnea and air pollution related harmful effects and problems. डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत आपका। आपसे ये समझ लें कि क्या चुनौती आपको लगती है लोगों का ये समझना कि शायद अब टीबी का उतना खतरा नहीं है या हमें टीबी नहीं हो सकती? कितनी बड़ी बाधा बनता है और निमंत्रण देता है इसकी जटिलताओं में आने के लिए या फिर ये संक्रमण हो जाने के लिए? देखिए किरण जी, पहले तो डीडी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि टीबी जैसे गंभीर विषय पर उन्होंने एक टोटल हेल्थ में सुबह सुबह प्रोग्राम रखा है जनता की जागरूकता के लिए। जी, धन्यवाद आपका इसमें शामिल होने के लिए डॉक्टर सूर्यकांत जी। जी, और दूसरी मैं बात बता दूं कि टीबी अभी भी दुनिया में हाई बर्डन कंट्री है इंडिया। भारत में जो टीबी के मरीज होते हैं, लगभग 26% दुनिया के टीबी के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं। अगर अभी भी, हालांकि टीबी के नए रोगी और टीबी की मृत्यु दर भारत में कम हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी तारीफ भी की है हमारे देश की, लेकिन अभी भी दुनिया के 27% जो टीबी की मौत है वो हमारे भारत में होती है और 29% मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के मामले वो हमारे भारत में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीबी हमारी प्रमुख समस्या है। अब चुनौती हमारे सामने क्या है? पहली चुनौती है कि ये बीमारी खांसने से फैलती है और हमारे देश में खांसी को कोई ढंग से लेता ही नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते से ज्यादा जिसको खांसी है उसको अपनी टीबी की जांच करानी चाहिए। जैसा डॉक्टर सौरभ ने कहा कि हमारे देश में टीबी की जांच फ्री है, इलाज फ्री है, साथ में इलाज के लिए 1000 रुपया न्यूट्रिशन सपोर्ट भी मिलता है। तो ये जानकारी समाज में जाने की जरूरत है कि 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी है, बुखार आता है जो कि शाम को बढ़ जाता है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो गया है, ऐसे लोगों को हमें पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच की व्यवस्था है, उस जांच को कराना चाहिए। 2 बलगम की जांच यानी स्पुटम फॉर एएफबी और स्पुटम फॉर ट्रू नेट या सीबी नेट और एक चेस्ट का एक्सरे, ये जरूरी हो जाता है। और ये जो टीबी फैलती है ये सिर्फ और सिर्फ खांसने से फैलती है। एक बार जब कोई टीबी का मरीज खांसता है तो उससे 3000 से ज़्यादा टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं और एक बैक्टीरिया ही काफ़ी है टीबी करने के लिए। लेकिन हमारे देश में चुनौती क्या है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स, ना तो हम कफ एटिकेट हमारे हैं, हमने कोविड के दौरान जरूर खांसी के आते समय या भीड़ में जाते समय हमने उसका इस्तेमाल किया मास्क का, लेकिन अब तो हम ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना किसी और प्रिवेंटिव मेजर्स का। हम खांसी आए तो हम कहते हैं कि ऐसे कम से कम हाथ तो रख लीजिए, ये कफ एटिकेट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमारे देश में कुपोषण एक सबसे बड़ी चुनौती है देश में। जब तक हम कुपोषण को एड्रेस नहीं कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम टीबी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुपोषण के व्यक्ति को 10 गुना ज्यादा टीबी होने का खतरा है जी। इसी तरह कुछ इम्यूनो कंप्रोमाइज डिजीज है, इम्यूनिटी की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, एड्स है या कैंसर है या और दूसरी बीमारियां हैं,
जिसमें भी टीबी का खतरा होने का कई गुना बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर इस सर्दी में देखते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जाती है, तो वायु प्रदूषण के कारण भी हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और उसमें टीबी पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह एक एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, 70% धुआं अड़ोसी पड़ोसियों के फेफड़े में चला जाता है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और ये धूम्रपान भी करीब 2.5 गुना खतरा बढ़ा देता है टीबी होने का, जो कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा है। इसी तरह हमारे अंदर अगर तनाव है और अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर कंजेशन बहुत है, वेंटिलेशन की समस्या है, जहां पर नमी बहुत है, सीलन बहुत है, तो ये सब कारक हैं जो हमारे टीबी होने के खतरे को बढ़ाता हूं। और किरण जी, आप स्वयं महिला हैं, तो मैं एक बता दूं, लड़कियों के लिए विशेष खतरा है। ऐसी लड़कियां जिनकी कम उम्र पर शादी हो जाती है या जो जल्दी जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है, ज्यादा बच्चे हो रहे हैं और कम इंटरवल पे हो रहे हैं, जल्दी शादी हो जा रही है, जल्दी बच्चे हो रहे हैं, ऐसी लड़कियों की भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और वो माताएं बहनें जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे से खाना बना रही हैं, उनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चुनौती आखिर में कहूंगा कि रोगी इलाज जब बीच में छोड़ देता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि साधारण टीबी इससे जटिल टीबी में यानी एमडीआर टीबी में बदल जाती है। तो कृपया ऐसा ना करें, डॉक्टर की सलाह से इलाज लें और जब डॉक्टर कहे कि आप ठीक हो गए हैं, अब आप दवा बंद कर सकते हैं, तभी दवा को बंद करें। तो ये जो कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे देश में, जब हम निपटेंगे इनसे तभी हम टीबी मुक्त भारत को बनाएंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, विस्तार से चुनौतियां आपने बता दी हैं, क्योंकि जो समस्या है वहीं से समाधान भी मिलता है। तो जटिलताएं कौन सी हैं, चुनौतियां कौन सी हैं हमारे सामने, उन्हीं पर ही एक एक करके बात कर लेते हैं। डॉक्टर हेमा, जब बात आ रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसमें टीबी का खतरा अधिक हो जाता है, यानी टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। बच्चों की बात करें, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, कितनी संभावना रहती है, टीबी का खतरा कितना बड़ा है बच्चों के लिए, और कौन से प्रकार की टीबी बच्चों में आमतौर पर देखी जाती है? तो बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि उनमें इम्यूनिटी कम होती है, नेचुरली बच्चे अभी बड़े हो रहे होते हैं तो इम्यूनिटी कम डेवलप होती है, तो इसलिए बच्चों के अंदर और जैसी चीज़ें हैं, कुपोषण होना, तो इनकी वजह से बच्चों के अंदर अधिक खतरा रहता है। तो घर में जितने भी किसी को अगर और टीबी है या आस पड़ोस में टीबी है, तो एक ज़्यादा रिस्क रहता है कि बच्चों के अंदर टीबी की बीमारी होने का। तो इसलिए हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के अंदर टीबी को डायग्नोज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो बच्चों के लक्षण बाकी सामान्य बीमारियों जैसे होते हैं, जैसे बुखार होना या खांसी होना, उसको हम कंफ्यूज कर देते हैं दूसरी बीमारियों के साथ। दूसरा, बच्चों में डायग्नोज करना टीबी एक बीमारी है, क्योंकि टीबी के जो कीटाणु होते हैं बच्चों में वो कम बाहर आ पाते हैं, जैसे पॉलीबैसिलरी डिजीज़ कहते हैं, और बच्चों के अंदर जो बलगम है वो हम नहीं मिल पाता। तो एक तो है कि बच्चों के अंदर लंग वाला टीबी जो है वो भी होता है, और दूसरे अन्य प्रकार के टीबी जो कि हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, वो भी पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर दिमागी टीबी होता है। जब ये बच्चों के अंदर दिमागी टीबी होता है, और क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उसमें मोर्टालिटी यानी कि उसका जो है बच्चों के अंदर डेथ होना बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रहता है। इसके अलावा और भी टीबी होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर गांठें बन जाती हैं, गले के अंदर गांठ बन जाती है, या फिर कहीं और पेट के अंदर गांठें बन जाती हैं, तो जिसे हम लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। तो ये 2-3 प्रकार की टीबी है जो बहुत कॉमनली पाई जाती है बच्चों के अंदर। और अगर बच्चों के अंदर लक्षण होते हैं कि बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को बुखार रह रहा है, बच्चे को खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, बच्चा जो है मदर को नहीं लगता कि बच्चा एक्टिव है, खेलता कूदता है या बाकी बच्चों की तरह रहता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाके इन बच्चों को दिखाना चाहिए। क्योंकि टीबी का सबसे मेन चीज़ है कि अगर जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों के अंदर। जैसे कि कहा, इम्यूनिटी की कमी है, तो स्पेशली वो बच्चे जो नवजात होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो जिनका नवजात बेबीज हैं, प्रीटर्म बेबीज या नॉर्मल बेबीज भी हैं, उनमें भी जिनकी माताओं को टीबी रहा है, उनमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि या तो हम उन्हें ऐसी दवाइयाँ दें कि जिनसे उनसे टीबी ना फैले, और अगर टीबी है तो उनका जल्दी डायग्नोज और इलाज करें। जी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। कॉलर हैं बलवंत जी, हैं अल्मोड़ा से फ़ोन लाइन पर। बलवंत जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यकांत से ये पूछना चाहता हूँ, क्या टीबी से आंखों और दांतों में भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? जी डॉक्टर सौरभ।
क्या आंखों और दांतों पर भी टीबी का प्रभाव हो सकता है, या ये वाले जो अंग है इनमें भी टीबी हो सकती है क्या? तो अगर देखा जाए तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें टीबी नहीं हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, सारे स्पेशलिस्ट और सारे पेशेंट्स के लिए। हमारे पास टीबी, आंखों में टीबी बहुत कॉमन होती है, इतना कॉमन नहीं जितना लंग्स में होती है। आंखों की टीबी, बोन टीबी, तो आप जो दांतों की टीबी बता रहे हैं वो जबड़ों की टीबी भी कॉमन होती है। जबड़ों में, स्पाइन में, कमर की हड्डी में, स्किन में, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी औरतों में, कि जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसकी टीबी होती है। जो पेशाब की थैली होती है या किडनी होती है, उसकी टीबी होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि टीबी लंग्स को या फेफड़ों को प्राइमरीली अफेक्ट करती है, पर टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो जाती है। और आँख की टीबी तो काफ़ी हद तक बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तो आँख की रोशनी जा सकती है। जी, और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता का एक बड़ा कारण भी टीबी बताई जाती है। डॉक्टर सौरभ मित्तल, किस तरह से समझाना चाहेंगे पल्मोनरी या फेफड़ों की टीबी और जो दूसरे अंगों की टीबी होती है, क्या फ़र्क होता है? और आमतौर पर जब टीबी की बात आती है तो संक्रामक अगर देखा जाए तो फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक हो सकती है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? तो अगर हम देखा जाए, सपोजिटली हम देखें अगर टीबी के 100 मरीज़ हैं तो उनमें से 85% मरीज़ वो होते हैं जिनको फेफड़ों की टीबी होती है, और 15% मरीज़ वो होते हैं जिनमें फेफड़े से बाहर की टीबी होती है। ज़्यादातर मरीज़ों में टीबी स्टार्ट फेफड़ों से ही होती है और वो दूसरे अंगों तक पहुंच जाती है। जो कॉमन एरियाज़ है जहाँ जहाँ टीबी होती है, वो गांठें हैं, गले में हो, छाती में हो या पेट में हो, पेशाब की थैली, बच्चेदानी की टीबी, किडनी की टीबी, बोन टीबी, स्किन टीबी, आई टीबी, ब्रेन टीबी, ये बहुत कॉमन है। और अगर आप देखा जाए, क्योंकि हम 100 मरीजों की बात कर रहे हैं तो 15 लगता है, बट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मरीज़ होते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अगर हम जनरली बात करें कि टीबी के क्या लक्षण हैं, तो हम कहते हैं बुखार आना, खांसी, बलगम, वज़न कम होना, भूख कम लगना, रात को पसीने आना। पर जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसमें ये सारे लक्षण बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। उसमें क्या होता है, मान लिया आपको आँख की टीबी है तो आपको आँख से देखने में प्रॉब्लम होगी। आपको दिमाग की टीबी है तो आपको सर में दर्द चालू हो जाएगा या दौरे आने लगेंगे। आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी है तो उसमें रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, रात को ज़्यादा होगा, आपको पेशाब में खून आने लगेगा या पेशाब में पस आने लगेगा। या जैसे बच्चेदानी की टीबी बहुत औरतों में होती है तो उसमें महीने की परेशानी हो जाती है, माहवारी ठीक से नहीं होती या बच्चा नहीं होता। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके लक्षण काफ़ी अलग होते हैं एज कम्पेयर टू जो लंग्स की टीबी होती है। तो अगर आपके पास ऐसे लक्षण हैं जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के हैं तो आपको उस विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, और वो आपकी टीबी की जांच करते हैं कि भाई उनको लगता है कि इनफर्टिलिटी का कारण या सर दर्द का कारण टीबी हो सकता है, तो वो सीटी स्कैन कराएंगे या एमआरआई कराएंगे, आपका फ्लूइड टेस्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि टीबी है या नहीं है। और जो लंग्स की टीबी होती है वो फैलती है। जैसे सपोजिटली मेरे को टीबी है, मैं खांसूंगा तो वो हवा में कीटाणु आएंगे और वो दूसरे लोगों के साथ सांस में अंदर जाएंगे। पर जो स्किन की टीबी है या ब्रेन की टीबी है वो यूजुअली संक्रामक नहीं होती, यानी एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलती है। जी, और इसीलिए जो पल्मोनरी टीबी है या फेफड़ों की टीबी है उसे लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जाने अनजाने वो व्यक्ति जो अपनी खांसी को एक सामान्य खांसी समझ रहा है, कई अन्य लोगों को ये संक्रमण फैला सकता है। डॉक्टर विनय कुमार, जब हम बात करते हैं टीबी उन्मूलन करना है, उसके लिए जो राइट नंबर्स की बात है कि नोटिफिकेशन हो जाए, कितने रोगी हैं उनका पता चले, और दूसरी बात जो जानकारी है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। आजकल बहुत सारे लोग जो है किसी कामकाज के लिए यहाँ से वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, छोटे छोटे जगह पर जाते हैं। ऐसे में संक्रमण जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की या फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। किस तरह से नेटवर्क तैयार किया गया है जिससे छोटी छोटी जगह हो या कस्बे सभी के पास जानकारी हो, और ये जो बचाव के उपाय है या जो नेटवर्किंग और फैसिलिटीज़ है टीबी को लेकर वो हर जगह तक पहुंच सके? बिल्कुल सही कहा आपने। माइग्रेशन आज के दौर की एक सच्चाई है। हम सभी लोग किसी काम के वश या किसी पर्सनल कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो प्रोग्राम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो कंट्रोल एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी
स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं कि किसी व्यक्ति को अगर खांसी है और उसकी बलगम की जांच होनी है या उसका एक्सरे होना है या उसको केवल अभी शक है कि मुझे कोई और तकलीफ़ है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो वह वहाँ जा सकता है। तो हमारा एक पूरा नेटवर्क है सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का, जहाँ जा कर के कोई भी व्यक्ति अपना एक इलाज करा सकता है या अपनी जांच करा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँगा इस चैलेंज को बताने के लिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं जो अपने आप को इतना बीमार समझते ही नहीं हैं कि मुझे जाके जांच करानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। उस बिहेवियर में वो सामने से आते ही नहीं हैं कि मेरी कोई जांच की जाए या मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे बुखार आ रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर करने के दो प्रमुख एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, या ये कहें कि इससे नुकसान होते हैं। एक तो उसकी टीबी बढ़ती रहती है जब तक कि वो अपने आप को लेकर के आए किसी डॉक्टर साहब के पास या किसी स्वास्थ्यकर्मी के पास कि मेरा इलाज कर दीजिए। दूसरा, उस पीरियड के अंदर वह दूसरे जो लोग स्वस्थ लोग हैं उन तक बीमारी पहुंचने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रा भी पल्मोनरी या ये कहें कि छाती वाली बीमारी का लग रहा है या कुछ और, जैसे डॉक्टर मित्तल ने बताया कि बोन टीबी होती हैं जिसमें पीठ में दर्द होता है, तो आप जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचें। तो ये जो हमारा पूरा नेटवर्क है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एस्टैब्लिश्ड है और इसका इंटीग्रेशन हमारा नेशनल लेवल पे भी है। तो जहाँ भी जाएंगे ज़्यादातर इलाज हमारा पब्लिक सेक्टर में तो पूरा ही फ्री है, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमने बहुत सारे टाई अप्स करे हुए हैं जी। और साथ ही ये भी नेटवर्किंग की गई है कि चाहे रोगी प्राइवेट सेक्टर में जाए या सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर में, यानी सरकारी अस्पतालों में जो नोटिफिकेशन है वो डेटा एक साथ इकट्ठा किया जाए तो हमारे सामने सही नंबर्स यानी कितने रोगी हैं उसकी सही जानकारी भी हमारे पास पहुंच सके। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं टीबी रोग के बारे में। क्या है ये खतरा और कैसे इस खतरे को दूर किया जा सकता है, बता रहे हैं विशेषज्ञ। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तपेदिक यानी टीबी रोग के खतरे को हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, और क्या है इसका समाधान ये भी उनसे पूछ रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, सहदेव जी हैं फोन लाइन पर, फरीदाबाद से कॉल कर रहे हैं। सहदेव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सहदेव जी अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो सवाल पूछें। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, क्योंकि बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं जो बाधक बनती हैं किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में। हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी सोच है जो आमतौर पर तपेदिक रोग के विषय में बहुत अधिक लोगों की मान्यता बनती है, और उसमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत आपसे समझ लें, तपेदिक रोग केवल फेफड़ों में ही हो सकता है, ये बहुत से लोगों की धारणा है, बताएं कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें, और यही सिर्फ मिथ नहीं है, बहुत से मिथ है। मैं आपको विस्तार में जो समाज में मिथ पाए जाते हैं उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि फेफड़े में टीबी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और फेफड़े की टीबी ही एक ऐसी टीबी है जो अन्य लोगों को फैलाती है। ये बात सही है, लेकिन फेफड़े के अलावा ब्रेन से लेके और पैर तक किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। शरीर में केवल दो ऐसे हिस्से हैं जहाँ टीबी नहीं होती है, एक है हमारे बाल और एक है हमारे नाखून। बस इसको छोड़ दें तो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ की टीबी नहीं हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि फेफड़े की टीबी के जो ग्रसित व्यक्ति है वो दूसरों को टीबी फैलाता है, और ब्रेन की टीबी हो, चाहे बोन की टीबी हो, चाहे किडनी की टीबी हो, चाहे महिलाओं के जो प्रजनन अंग है उनकी टीबी हो, चाहे त्वचा की टीबी हो, चाहे गांठों की टीबी हो, इन सब से टीबी नहीं फैलती है जी। तो दूसरा एक इससे भी ज्यादा मिथ है समाज में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है कि जैसे पत्नी को टीबी हो गई तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग या तो उसको मायके छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी एक मिथ है, बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, और इसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं इस प्रचार को, इस जागरूकता को, भाई ऐसा मत करिए। पति को टीबी हो जाएगी तो पत्नी बेचारी सेवा करेगी, लेकिन पत्नी को टीबी हो जाएगी तो लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको मायके भेज देते हैं, और उसको यहाँ तक तलाक भी हो जाता है। ये जी, तो बहुत आवश्यक है कि न सिर्फ अपनी आदतें बदली जाएं, लेकिन जो अपना नजरिया है उसको भी बदलना होगा अगर टीबी रोग के प्रति जंग को जीतना है। दूसरी जो धारणा है डॉक्टर सौरभ मित्तल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं सिर्फ उन्हें ही टीबी का खतरा हो सकता है, अन्यथा अगर हम धूम्रपान नहीं कर रहे तो हम सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे? धूम्रपान करने से टीबी का खतरा बढ़ जरूर जाता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते तो आपको टीबी नहीं हो सकती। टीबी ये मानना चाहिए, टीबी किसी को कभी भी हो सकती है। पूरे भारत में हम सब टीबी के रिस्क पे हैं। अगर हमको कोई भी लक्षण हो तो हमको सोचना चाहिए कि हमको टीबी हो सकती है, भले ही हमको और कोई भी प्रॉब्लम ना रही हो। जी, एक और धारणा पूछना चाहेंगे डॉक्टर हेमा कि अगर बचपन में एक बार टीबी हो गई है तो उसके लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी, यानी दोबारा जीवन काल में उस बच्चे को टीबी नहीं होगी। बहुत से लोगों की ये मान्यता है, कितनी सच्चाई है इसमें? इस मान्यता में कोई सच्चाई नहीं है। अगर हमें एक बार टीबी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा टीबी नहीं होगी। वो टीबी का कीटाणु हमारी बॉडी में बैठ जाता है, और कभी भी जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे कि हमें कोई इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़े होकर डायबिटीज़ हो जाए या कोई और बीमारी जैसे HIV वाली बीमारी, या बच्चों के अंदर अक्सर कुपोषण पाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया दोबारा संक्रमण हो सकता है, जिसे हम कहते हैं रिकरेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस हमें बार बार हो सकती है, ऐसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार टीबी हो गई तो ऐसा आगे नहीं होगा। जी, अगर एक बार टीबी हो जाए तो उसका खतरा आगे भी हो सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर विनय गर्ग, बहुत से लोग ये सोचकर इलाज नहीं करवाते कि टीबी का इलाज बहुत लंबा चलेगा और ये इलाज बहुत महंगा है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। टीबी के इलाज की पूर्ण व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से की गई है। हर व्यक्ति के लिए पूरी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। जैसे ही इस मरीज़ का, किसी भी मरीज़ का डायग्नोसिस होता है, उसको एक हम सेंट्रल पोर्टल पे, जिसको हम निक्षय पोर्टल बोलते हैं, उस पे रजिस्टर करते हैं, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूरे समय तक उसकी दवाएं उसको बराबर मिलती रहें।
दूसरा आपने पूछा कि बहुत लंबा होता है, तो बड़ी एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के अंदर यह इलाज 6 महीने में पूरा हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी हुई या एक रेजिस्टेंट टीबी हुई, जिसके अंदर ये 6 महीने के बियॉन्ड जा सकता है, पर उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वह इलाज का खर्चा भी मरीज़ के ऊपर ना आए। दूसरा, और जो निक्षय पोषण योजना की बात सूर्यकांत सर ने करी जी, तो जो 1000 रुपये मिलते हैं, वह जो समय है अगर वह एक्सटेंड होता है तो वह समय के बियॉन्ड भी उस सपोर्ट को दिया जाता है। तो ये निःशुल्क रहेगा, दवा का खर्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, और ज़्यादातर लोगों के अंदर ये 6 महीने में इलाज पूरा हो जाता है। जी डॉक्टर सौरभ मित्तल, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक बार टीबी का इलाज शुरू किया गया, जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि अब तो लक्षण चले गए, तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, बार बार अपनी दवाएं मिस करने लगते हैं। कितना खतरा होता है यदि टीबी का इलाज पूरा ना लिया जाए, बीच में दवा छूट जाए या डोजेस जो है वो स्किप हो जाती है? बहुत बार जो है लोगों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है क्योंकि अब लक्षण नहीं है, परेशानी नहीं है। कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है? तो अगर जैसे आपको टीबी का इलाज जब चालू करते हैं तो करीब 15 दिन लगते हैं, और 15 दिन में ज़्यादातर मरीजों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उनका बुखार चला जाता है, उनका बलगम कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो शुरू के ये 15 से 20 दिन में ज़्यादातर मरीजों में अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। उसके बाद मरीज़ को लगता है मैं ठीक हो गया। वो सबसे बड़ी गलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। टीबी का पूरा इलाज करना चाहिए जो कम से कम 6 महीने का है। उसके आगे देना है या नहीं देना है वो आपके डॉक्टर तय करेंगे। अगर आप दवाई छोड़ते हैं, चलो कभी 1-8 डोज मिस हो गई तो कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि आप लगातार 5 दिन दवाई नहीं खा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो आपकी टीबी बढ़ जाएगी, आपकी टीबी दवाइयों से ठीक नहीं होगी और आपको और लंबा इलाज लेना पड़ेगा। दूसरा, जो आपकी टीबी है वो MDR या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट होने का चांस होता है, यानी कि जिसपे कि ये दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं, और फिर उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं MDR टीबी के लिए वो ज़्यादा होती हैं। उनका 2 साल इलाज चलता है, इंजेक्शन्स भी कभी लगाने पड़ते हैं। वो दवाइयाँ उनकी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको टीबी पता चली है, बिना नागा किए एक भी दिन लगातार दवाई खाएं, टाइम से दवाई खाएं, प्रॉपर डोज में दवाई खाएं, तभी आपकी टीबी ठीक हो जाती है। हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे नेशनल प्रोग्राम क्या कहता है कि मरीज़ के वज़न के हिसाब से उसको दवाई तय होती है। जिस मरीज़ का वज़न कम है उसको 2 गोली देते हैं, ज़्यादा है 3 या 4 गोली देते हैं। बहुत मरीज़ क्या करते हैं कि 4 की जगह डॉक्टर साहब हमको लग रहा था ज़्यादा दवाइयाँ हो गई तो हमने सिर्फ 2 ही गोली खाई। तो अगर आप कम डोज में दवाई खाएंगे तो भी आपकी टीबी ठीक नहीं होगी और आपको MDR टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। जी, MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें बहुत सी दवाएं टीबी के लिए बेअसर हो जाती हैं, लाइलाज होने लगता है रोग और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। ये स्थिति ना हो, इसके लिए विशेषज्ञ के परामर्श से सही और पूरा इलाज लेना आवश्यक है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, सचदेव जी। सहदेव हैं फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ। सहदेव जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मैं 2018 में मतलब 22 में मतलब डायग्नोज हुई थी माइक्रोबैक्टीरियम टीबी जी, और 7 महीने दवाई खाई थी, ठीक हो गया था। तो इस साल मार्च में फिर मुझे खांसी और वेट 4 किलो कम हो गया था, तो उन्होंने बताया कि पोल्यूशन की वजह से COPD डायग्नोज किया जी। तो उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा उसमें आया था माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ट्रेस वर्ड भी आया था। तो उन्होंने कहा था 6 महीने बाद चेक कराना पड़ेगा। हर बार एक्सरे और CT स्कैन भी किया और 3 बार वो हो चुका, तो अब दोबारा चेकअप कराने की जरूरत है। हर बार वो CT स्कैन, एक्सरे भी होगा और माइक्रो ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट जी। डॉक्टर सौरभ मित्तल, कितना फॉलोअप इनके लिए आवश्यक रहेगा? तो अगर आपको टीबी के लक्षण हैं, यानी कि खांसी है या बुखार है या वज़न कम हो रहा है और आपको बार बार टीबी के कीटाणु आ रहे हैं, तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। उसके लिए अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको ब्रोंकोस्कोपी करके लंग्स के अंदर एंडोस्कोप डाल के बलगम लेने की ज़रूरत है, तो वो भी हो सकता है करना पड़े। जो बलगम निकालते हैं उसको टीबी कल्चर के लिए भेजते हैं। कल्चर से हमको पता चल जाता है क्या ये टीबी के कीटाणु हैं। अगर ये टीबी के कीटाणु हैं तो ये किस दवाइयों का असर इन पे होगा, किसका नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है उन मरीजों के लिए जिनको दोबारा टीबी हुई है।
तो अगर आपको ऐसा बताया गया है तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि अगर आपने टीबी का कोर्स पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी आपको पहली बात दोबारा टीबी होने का चांस ज़्यादा रहता है। नंबर 2, टीबी की वजह से लंग्स में कुछ स्कार रह जाते हैं, प्रॉब्लम रह जाती हैं, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी सिम्टम या सांस खांसी की दिक्कतें रह सकती हैं। तो हर बार ये नहीं कि अगर आपको खांसी है तो वो टीबी ही है, वो हो सकता है कि टीबी के स्कार की वजह से भी खांसी की दिक्कत रह जाती है। जी डॉक्टर हेमा, बच्चों के सामने लंबा जीवन होता है, अगर सही समय पर टीबी का पूरा इलाज भी लिया जाए तो कुछ रोग का प्रभाव और दवाओं का भी जाहिर तौर से कुछ प्रभाव रहता होगा। आने वाले जीवन के लिए कितनी जटिलताएं हो सकती हैं और किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है? क्या जो इलाज लिया जा रहा है या जो रोग है उसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर या ओवरऑल हेल्थ पर भी होता है? जी, तो टीबी का जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम कहें तो बच्चों के अंदर काफ़ी रहते हैं। टीबी जब बच्चों के अंदर होता है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें रुक जाती हैं। तो बच्चों की जो नॉर्मल हाइट होती है, नॉर्मल वेट गेन होता है, वो एक बच्चों का रुक जाता है। कुछ अंगों में जिनमें टीबी का प्रभाव होता है, जैसे कि हम बात करें फेफड़ों की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फेफड़ों का स्कार रह जाता है और आगे जाके उन बच्चों में बलगम की समस्या या लंग का विकास पूरा नहीं हो पाता। अगर बच्चे को दिमागी टीबी है तो उन बच्चों के अंदर भी बच्चे बढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ बच्चों को फालिश का असर आ जाता है, जैसे हम पैरालिसिस या पैरासिस कहते हैं, वो हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर दौरों की समस्या हो जाती है, ब्रेन में पानी भर जाता है, जिसे हम हाइड्रोकेफलेस कहते हैं। कुछ बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के अंदर अक्सर देखी गई हैं कि बच्चों के अंदर जिस रोग के अंदर जिस सिस्टम को उसने अफेक्ट किया है, उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई उसका प्रभाव रह सकता है। जी। दूसरी बात आपने कहा बच्चों को दवाइयों से असर हो सकता है। हाँ, बच्चों को टीबी की दवाइयों से भी असर हो सकता है। कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी होती है तो उन बच्चों के अंदर, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इलाज नहीं करना, हमें इलाज पूरा करना है। जी। दवाइयों का असर, कुछ प्रभाव जो होते हैं वो कम ही होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को पूरा इलाज देना है। जी, और जितना अच्छा पोषण होगा, जो जटिलताएं हैं वो भी कम होगी और रिकवरी भी जल्दी होती है। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रजत है, सुधा है, कीर्ति है, राजीव है, शिप्रा है। सवाल इनका जुड़ा हुआ है कि टीबी यदि हो गई है, एमडीआर टीबी में अगर तब्दील हो जाती है तो क्या जो दूसरा व्यक्ति संक्रमित होगा उसे भी एमडीआर टीबी ही होगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी को फेफड़ों की टीबी हुई है, क्या यदि इलाज ठीक से ना हो तो फेफड़ों की टीबी किसी दूसरे अंग की टीबी में बदल सकती है? कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? इनकी दोनों आशंकाएं ठीक हैं। पहला जो इन्होंने कहा है कि अगर एमडीआर टीबी हो गई है और अगर वो मरीज खांसता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया निकलेंगे वो एमडीआर टीबी के ही निकलेंगे और उससे संक्रमित जो व्यक्ति होंगे उनको एमडीआर टीबी ही होगी और वो पहले दिन से ही एमडीआर टीबी होगी, यानी जब भी टीबी डेवलप होगी उनको एमडीआर टीबी ही होगी। तो ये बात देखने की है, इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है कि भाई आपके संपर्क में कोई टीबी का व्यक्ति तो नहीं रहा था। जी जी। तो अगर कोई टीबी का संपर्क के व्यक्ति में आप आए थे तो उसको साधारण टीबी थी या जटिल टीबी थी। साधारण टीबी यानी सेंसिटिव टीबी, जटिल टीबी यानी एमडीआर टीबी या एक्सटीआर टीबी। जी। तो ये बात तो सही है कि अगर एमडीआर टीबी के मरीज से रोग फैलेगा तो वो एमडीआर टीबी होगी। ठीक। दूसरा जो इन्होंने कहा कि क्या फेफड़े के टीबी होने के बाद दूसरों अंगों में फैल जाती है, बिल्कुल ये भी इनकी आशंका सही है कि अगर फेफड़ों के अंग की टीबी होती है, देखिए क्या है कि जब हम खांसते हैं, खांसने से ही टीबी फैलती है और खांसने के बाद जो टीबी के कीटाणु जाते हैं वो हमारी हवा के साथ फेफड़े में ही जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा फेफड़े की ही टीबी होने का है। लेकिन फेफड़े के अंदर जब ये बैक्टीरिया ब्लड में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से यानी रक्त संचरण से जब दूसरे अंगों में जाते हैं तो दूसरे अंगों की भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर फेफड़े की टीबी है तो इससे फैलकर किसी भी अंग की टीबी हो सकती है, ब्रेन की हो, गांठ की हो, किडनी की हो, बोन की हो, त्वचा की हो, आंख की हो, कहीं की भी टीबी हो सकती है। दोनों ही इनकी आशंकाएं ठीक है। एक छोटा सा और आंसर आपसे चाहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत। बहुत सारे बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि जहां पर कोई फाइंडिंग ना निकली हो, यानी किसी तरह के लक्षण थे असामान्य और ऐसा डिटेक्ट नहीं हो पाया कि क्या है, तो उसके लिए टीबी का इलाज शुरू कर दिया जाता है अपनी तरफ से बहुत सारे विशेषज्ञों की ओर से। किन मामलों में आप ये मानते हैं और कितना उचित है ये? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए पहली कोशिश क्या है, ये तो ऐसे ही हुआ ना कि चोरी का इल्जाम साबित हुआ नहीं और उसको थाने में बंद कर दिया।
तो ऐसा नहीं है, हमें जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए, सैंपल जहाँ का भी है वो लेना चाहिए, चाहे फेफड़े की टीबी हो या दूसरे अंग की टीबी हो। तो पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमें टीबी की जांच के लिए सैंपल जरूर लेना चाहिए। अर्थात फेफड़े की टीबी की तो हम बलगम लें, मान लीजिए कोई कह रहा बलगम आ ही नहीं रहा है, तो हम जैसा सौरभ ने बताया, डॉक्टर सौरभ मित्तल ने, कि भाई हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, हम जो है फेफड़े की नलियों में एक एंडोस्कोप डालते हैं और वहां से सैंपल ले लेते हैं। बच्चा है, मान लीजिए बच्चे को खांसी आती है और बलगम अक्सर वो मुंह में ले लेता है, मतलब पेट के अंदर निगल लेता है, तो हम बच्चों के अंदर गैस्ट्रिक एस्पिरेट की जांच कर सकते हैं बच्चों के अंदर, या हम कई बार क्या करते हैं नेबुलाइजर कराते हैं और कफ को इंड्यूस कर सकते हैं, तो हम इंडक्शन कफ ले सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह लिम्फ नोड है तो हम उसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी। तो संदेश साफ है कि जब तक रोग की पहचान ना हो जाए, यानी सही फाइंडिंग ना हो जाए, डायग्नोसिस ना हो जाए कि रोग टीबी हो सकता है या है, उसके बिना ही टीबी का इलाज शुरू नहीं होना चाहिए और ना ही विशेषज्ञ के परामर्श के बिना दवाएं आपको बंद करनी है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं टीबी यानी तपेदिक रोग के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। टीबी कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे को कैसे दूर करने के प्रयास हो रहे हैं, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मित्तल फ्रॉम पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एम्स, डॉक्टर हेमा गुप्ता मित्तल in charge division of pediatric pulmonology from RML Hospital, and Dr. Vinay Garg, public health expert from Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सूर्यकांत आपसे कि क्या टीबी उन्हीं लोगों को होती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है? उनको ज्यादा होती है, लेकिन दूसरों को भी हो सकती है। जी डॉक्टर सौरभ, या खांसी के साथ व्यक्ति को बलगम आए, बार बार बुखार आए या बहुत अधिक थकान लगती है, क्या ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही लक्षण हो, पर ये टीबी के लक्षण होते हैं। डॉक्टर हेमा, बच्चों में अचानक ही वजन कम होना या फिर माइलस्टोन्स ठीक से ना आना, क्या टीबी हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये टीबी हो सकती है और हमें इन बच्चों को देखने की ज़रूरत है, डायग्नोज करने की ज़रूरत है, टेस्ट करने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास लाने की ज़रूरत है। जी, टीबी की टेस्ट की सुविधाएं डॉक्टर विनय गर्ग कहाँ उपलब्ध है? टीबी के टेस्ट की सुविधाएं निःशुल्क बहुत नीचे तक सब सेंटर PHC लेवल तक उपलब्ध हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध हैं, जिसका खर्चा भारत सरकार उठाती है। डॉक्टर सूर्यकांत, लेटेंट टीबी और सक्रिय टीबी क्या एक ही अवस्था है? क्या लेटेंट टीबी वाला पेशेंट भी, व्यक्ति भी किसी को संक्रमित कर सकता है? लेटेंट टीबी यानी सुप्तावस्था की टीबी, अर्थात टीबी के कीटाणु तो उसको मौजूद हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी भी टीबी के खिलाफ है, लेकिन वो किसी को फैला नहीं सकता टीबी, और ना ही उसको टीबी सक्रिय टीबी है। सक्रिय टीबी अर्थात जो टीबी के कीटाणु हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने बीमारी में परिवर्तित कर लिया है और उसमें लक्षण आ गए हैं। और ये सक्रिय टीबी वाला मरीज अगर खांसेगा तो खांसी के टीबी के कीटाणु निकलेंगे और दूसरों को फैला सकता है। डॉक्टर सौरभ, अगर एंटीबायोटिक्स की डोजेज और मात्रा बढ़ा दी जाए तो टीबी का संक्रमण जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या ये सही है?
तो अगर जो टीबी की दवाइयाँ हैं उनकी डोज और टाइमिंग एक फिक्स है जो कि आपके वजन के आधार पर होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 की जगह 4 गोली खा लें तो टीबी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी डोज बताई गई है वही दवाई आपको उतनी ही समय के लिए खानी है। डॉक्टर हेमा, अगर घर में किसी को टीबी है तो बच्चे के लिए क्या सावधानी रखी जाए जिससे उसका बचाव हो? तो बच्चों को जैसे कि बहुत हाई रिस्क रहता है किसी और से टीबी पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो हमें बच्चों को टीबी से बचाना होगा। जैसे कि नवजात शिशु के अंदर हमें वैक्सीनेशन करनी होती है जिसके अंदर BCG वैक्सीनेशन रहता है। देन जिस मरीज़ को टीबी है बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम से खाएं और कुछ एटिकेट्स रखे, जैसे कि कॉफ एटिकेट है कि बच्चे को जो है आमतौर से सांस से बीमारी फैलती है, तो अगर कोई खांस रहा है तो बच्चे के कॉन्टैक्ट में ना आए, मास्क का प्रयोग हो और वो बच्चे से अलग रहे। राइट। माँ है, कुछ बच्चों को दवाइयाँ भी हम शुरू करते हैं जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, वो हमें देनी है बच्चे को अगर कोई एक्टिव टीबी का मरीज़ है घर के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ बच्चे को देखना है कि कहीं बच्चे के अंदर बीमारी तो डेवलप नहीं हो गई, तो उसको हमें स्क्रीनिंग करना है कि वज़न ठीक बढ़ रहा है, बुखार नहीं है बच्चे को, कि ताकि पता चल सके कि टीबी उसको हो तो नहीं गई है। डॉक्टर विनेगर, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा है कि उस व्यक्ति को जिसका टीबी का इलाज चल रहा है उसे पोषण भी अच्छा मिले? सरकार की तरफ से एक निक्षय पोषण योजना है जिसके तहत हर मरीज़ को 1000 रुपये प्रति माह डायरेक्ट उसके खाते के अंदर उसके पोषण के सप्लीमेंटेशन के लिए दिए जाते हैं। दूसरी एक योजना है निक्षय मित्र योजना, जिसके अंदर आप, मैं और कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक हम फूड बास्केट उस मरीज़ को हर महीने और उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को दे सकते हैं। यह स्टडी से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर हमारे मरीज़ों के वज़न में 20% की वृद्धि होती है जैसे ही वो इलाज शुरू करते हैं, तो उनका मृत्यु दर या मृत्यु होने का खतरा बहुत हद तक 50-60% घट जाता है जी। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र बने। डॉक्टर सूर्यकांत, हम सभी कैसे योगदान दे सकते हैं ये जो संक्रमण है इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इस संक्रमण से? देखिए, सबसे पहले तो हमें समाज में कफ एटिकेट ये बहुत ज़रूरी है फैलाना, कि भाई खांसी आ रही है तो इतनी हमारे अंदर एक बचाव का तरीका होना चाहिए कि हम या तो मास्क लगाएं, रुमाल लगाएं, और कुछ नहीं है तो अपना ऐसे हाथ लगाएं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो अपने को भी टीबी का शिकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पैसिव स्मोकिंग भी फैला रहे हैं, तो हम धूम्रपान ना करें, ना लोगों को धूम्रपान करने दें। कम से कम घर के अंदर और पब्लिक प्लेसेस पे नहीं धूम्रपान होना चाहिए। नंबर तीसरी बात, हमारी जो इम्यूनिटी है वो आती है पोषण से। तो हमारा जो कुपोषण है, तो अगर हम कुपोषण के शिकार लोगों की सहायता करें, लोगों को हम जो है वो इस मैलन्यूट्रिशन से बचाएं, तो हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है टीबी मुक्त भारत के लिए। और लड़कियों और महिलाओं के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा कि शादी के एक उम्र फिक्स है, कृपया वही करें। 2 बच्चों के बीच में 5 साल का अंतर रखें, और जैसे सरकार की पॉलिसी है 2 से बच्चे ज़्यादा ना करें। और तीसरी बात, जो अभी भी लड़कियाँ और महिलाएँ लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, उसका फायदा उठाएं और LPG गैस कनेक्शन से खाना बनाएं, क्योंकि उनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम तनाव में जी रहे हैं तो तनाव भी हमें बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है, जिसमें से एक टीबी भी है। ये ना करें। और वायु प्रदूषण में अगर हम कम करने में कोई योगदान दे सकते हैं, मतलब मेरे कारण वायु प्रदूषण ना हो, और हमें जब मौका मिले, जहां मौका मिले, वृक्षारोपण करते रहे। चाहे हमारे बच्चे का बर्थडे है उससे हम वृक्षारोपण करें, चाहे हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो हम पति पत्नी दोनों मिलकर वृक्षारोपण। जी डॉक्टर विनय गर्ग, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अगर आपको ज़रा भी शक है, बिल्कुल थकान बुखार कुछ आता है, तो सामने से आकर के अपना इलाज कराएं। इस बात की वेट ना करें कि हाँ ये तो टीबी नहीं है, कुछ बढ़ेगी तब मैं जाऊंगा। जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं। डॉक्टर हेमा, क्या कहना चाहेंगी, बच्चों से बचाव कैसे हो इस रोग से? हमें उन बच्चों को जिनमें से बुखार रह रहा है, खांसी रह रही है, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा है या बीमार लगते हैं और कोई और कारण नहीं मिल रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर विशेषज्ञ के पास लेके जाएं, ताकि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। जी डॉक्टर सौरभ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर माँ को टीबी है तो बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती, क्या कहना चाहेंगे और एक वाक्य में आपका संदेश? तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर माँ ने दवाइयाँ चालू कर ली हैं तो माँ बिल्कुल स्तनपान करा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मेरा संदेश मेन ये रहेगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें,
अपनी शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल और स्ट्रेस से बचें, तो आप टीबी से बच सकते हैं। अगर आपको टीबी हो गई है तो उसका पूरा इलाज कराएं अपने स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग और दवाइयाँ बीच में ना छोड़ें। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत, डॉक्टर सौरभ मित्तल, डॉक्टर हेमा मित्तल एंड डॉक्टर विनय गर्ग। आप सभी ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। विशेषज्ञों ने ये साफ कर दिया है कि टीबी का इलाज उपलब्ध है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि संक्रमण न फैले, और अगर संक्रमण हो गया है तो उसे लेकर लापरवाही न करें। कभी कभी हमें लगता है मामूली सी खांसी है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं, या अगर खांसी के लक्षण ठीक हो गए हैं तो इलाज पूरा क्यों करें। ये सभी बाधा बन सकता है आपके टीबी संक्रमण को ठीक करने के लिए। सावधानी रखिए, और वैसे भी कहा जाता है कि अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, विकल्प कई मिलेंगे मंजिल तक भटकाने के लिए। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, टीबी को दूर करने का, देश को टीबी से मुक्त करने का। इसके लिए सभी को योगदान देना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधानी रखनी होगी और अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। तभी इस संक्रमण को दूर भी किया जा सकेगा और देश को टीबी से मुक्त बनाया जा सकता है। लक्ष्य कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। सभी का प्रयास ही इसको सफल और सिद्ध कर सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। टोटल हेल्थ में जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।